दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश सिरोठिया। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के अंक में आज हम आपके सामने मुखातिब हैं डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग से। मुद्दा है छिंदवाड़ा ज़िले में 9 बच्चों की मौत हुई और बाद में आंकड़ा 10 तक पहुंचा। 12 बच्चे अब भी बीमार हैं और ये मौत जो हुई है वो किसी कुछ खाने से नहीं हुई है, बल्कि कोल्ड ड्रिप नामक एक ऐसी कफ सिरप के नाम पर हुई है जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को देने की सलाह जिसकी दी नहीं जाती है, लेकिन वो दी गई और वो कोल्ड ड्रिप ली गई और उससे बच्चों की मौत हुई और 12 बच्चे अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। तो सवाल ये उठते हैं कि इस मामले में शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रक जो ये सब क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, इसके बारे में जानने के लिए हम डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग को स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये जो इस तरह का ये मामला हुआ बच्चों की मृत्यु का, ये आपको क्या लगता है कि कैसे ये सब चीज़ें हो गई? राजेश जी, मैं फिर अपने उन शब्दों को दोहराऊंगा जो आप याद कीजिए, मैं कोविड के पहले से और मंगलम स्वास्थ्य पत्रिका जब हमने शुरू की थी 2002 में, आज करीब 23 साल से हम लगातार इस बात के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि हमारा भारत देश करोड़ों प्रयोगशाला पशुओं का देश है। यहाँ पर किसी तरह का ना कोई नियम है, ना किसी तरह की कोई क्वालिटी कंट्रोल है। यहाँ हर सिस्टम बिकता है और सिस्टम आपस में गलबैयाँ करता है। ये सिस्टम ऊपर से शुरू होता है, बड़े बड़े अधिकारियों, ड्रग के नीति नियंताओं से लेके निर्माताओं से लेके मंत्री अधिकारियों और सब तक पहुंचता है। और ये सिस्टम इतनी सख्ती के साथ कार्रवाई करता है कि यहाँ पर अच्छी चीज़ें गौण हो जाती हैं और जितने बुरी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपस में एक दूसरे को सहयोग करती दिखाई देती हैं। आप याद कीजिए, कोविड में हमने आपसे और आपके सारे अखबारों में लगातार हमने लिखा था कि रेमडेसिविर नहीं दी जाना चाहिए, ये बहुत जहरीली दवा है, लेकिन उसके बावजूद रेमडेसिविर को ना सिर्फ बेचा गया बल्कि उसको ओवर द काउंटर OTC ड्रग में रजिस्टर कर दिया गया ताकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। और कालांतर में उसके ढेर सारे दुष्प्रभाव सामने आए और नतीजा ये निकला कि अल्टीमेटली जाकर रेमडेसिविर के नाम पर कितनी लाखों मौतें हुई। यहाँ अब मैं इसी तरह से इसको लेकर आता हूँ। ये तो कफ सिरप का काम हुआ है, कांड हुआ है या नाटक हुआ है या एक तरह से घिनौना षड्यंत्र हुआ है जिसमें हमारे देश के दर्जनों नौनिहालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ये बहुत सीधा सा एक भ्रष्ट तंत्र का उदाहरण है कि 1990 में इन तरह के कोविड सिरप्स को लेकर एक इशू बनाया गया था कि जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रेड के ग्लाइकोल्स, देखिए ग्लाइकोल्स हमको हर तरह की दवा में एक सॉल्वेंट मिलाना पड़ता है। इसको हम मेडिकल ग्रेड के सॉल्वेंट में और इंडस्ट्रियल ग्रेड के सॉल्वेंट में प्रिजर्वेंट के तौर पर नहीं, सॉल्वेंट जिसमें दवा मिक्स हो। ये दवा पानी में मिक्स नहीं हो सकती, ये दवा ऑयल में मिक्स नहीं हो सकती, ऑयल हम खा नहीं सकते। तो एक तरह से सॉल्वेंट, कुछ इंडस्ट्रियल ग्रेड के सॉल्वेंट मेडिकल फार्मेकोपिया ने प्रिस्क्राइब किए हैं। ये मेडिकल ग्रेड के जो हैं ये ऑलमोस्ट सभी तरह की दवाइयों में, सभी तरह की शराब में, सभी तरह के शैम्पू में, सभी तरह के उन लिक्विड्स में जिसमें हमको दवा मिक्स करनी है किए जाते हैं। ये ग्लाइकोल्स होते हैं, ग्लिसरॉल्स होते हैं। लेकिन यहाँ जो हमने षड्यंत्र देखा है कि भारत सरकार के दवा नियंत्रकों ने दवा माफियाओं के साथ गलबैयाँ करके कीमत को कम करने के लिए इतना घटिया काम किया कि उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रेड के सॉल्वेंट्स को, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, जो लिक्विड में इस्तेमाल होते हैं, उनको उन्होंने अपने इस सिस्टम में शामिल कर लिया। और इसमें आते हैं डाईइथाइल ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल। ये डाईइथाइल ग्लाइकोल और इथाइल ग्लाइकोल जो है, DEG और EG जिनको हम कहते हैं, इनकी मात्रा सभी तरह के इस तरह के सिरप्स के अंदर हमने देखी है, शराब में देखी है। और इसी वजह से आप देखो कि जगह जगह पर नकली शराब, स्पुरियस शराब, गलत शराब या जहरीली शराब के नाम पे लाखों मौतें होती हैं, वो इन्हीं सॉल्वेंट्स की वजह से होती है। तो सीधे ये किडनी पर डैमेज करती है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अब ये सॉल्वेंट जब आपके साथ दवा में इंडस्ट्रियल ग्रेड के जाते हैं और एक मात्रा से ज़्यादा जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये ग्लाइकोल जो काम करते हैं, इसका हमारे पास बहुत बड़ा मेडिसिनल यूज़ है। वो मेडिसिनल यूज़ ये है कि हम चीज़ों को जब
इस मात्रा में लेते हैं तो ये हमारे आंतों में से पानी खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो हमें इसकी बहुत सख्त जरूरत पड़ती है कहाँ पर कि जहाँ हमें एंडोस्कोपी करना है, दूरबीन से देखना है, आंतें साफ होना चाहिए। तो हम इन मरीजों को सलाह ये देते हैं कि अगर हम इनको 10 ml दवा भी पिला रहे हैं तो उस 10 ml दवा के साथ आपको 4 से 5 लीटर पानी पिलाना होता है मरीजों को, जो व्यस्क मरीज होते हैं। इन व्यस्क मरीजों के साथ जब हम उनको उचित मात्रा में पानी देते हैं तो इनके शरीर में पानी की मात्रा बराबर बनी रहती है। जब शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होती तो गुर्दे पे असर नहीं आता। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब ये गलत दवाइयाँ इन बच्चों को दी गई तो इन बच्चों के शरीर में पानी की इमीडिएट कमी हो गई, जिसकी वजह से इनकी किडनियाँ सूख गई। और सूखने की वजह से क्या हुआ कि किडनी की नेक्रोसिस होने से, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होने से, किडनी फेल होने से इन बच्चों की मौत हुई। इनको बहुत आसानी से संभाला जा सकता था, इन बच्चों में पानी की मात्रा को बराबर रखते हुए इनका काम किया जा सकता था, ताकि इनकी ऑस्मोसिस मतलब शरीर से पानी खींचने की प्रक्रिया को बैलेंस किया जा सके। तो ये बैलेंस ना होने की वजह से नुकसान हुए और आज भी इसके ऊपर जितनी लीपापोती हो रही है ये बेहद शर्मनाक है। तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल ये था कि जो कोल्ड ड्रिफ्ट जो बनाया जाता है, जो कंपनी बनाती है तमिलनाडु की, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और पुडुचेरी में इसकी सप्लाई करती है। इस घटना के होते से ही तुरंत तमिलनाडु सरकार ने इसकी बिक्री पर, उत्पादन पर, सब पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश में देरी क्यों हुई, नंबर 1 चीज़। और दूसरी चीज़ ये है मुझे जो चौंकाती है कि इसमें जो डीजी या ईजी, जिसको आप डायलिथिन ग्लाइकोल बोलते हैं या एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं, उसकी जगह इन्होंने डेक्स्ट्रोथॉर्पेन जो है उसको सैंपलिंग के लिए भेजा। आपके ये जो 2 सवाल हैं उसमें पहला सवाल कि तमिलनाडु नहीं बनाता है। तमिलनाडु में बहुत सक्षम अलर्ट जो सिस्टम है उसने तुरंत प्रभाव से जितने देश भर में कप सिरप बनते हैं, और मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ एक कप सिरप कोल्ड ड्रिंक्स की बात नहीं है, सारे कप सिरप्स में इसी तरह से कॉस्ट कटिंग को लेकर जिसमें व्यभिचार शामिल है, इस तरह की हरकत हो रही है कि मेडिसिनल ग्रेड के ग्लाइकोल की जगह इंडस्ट्रियल ग्रेड का ग्लाइकोल उन्होंने यूज़ किया ताकि कीमत कम हो जाए। यहाँ पर जो बात है कि डेक्सो की जो आप बात कर रहे हैं, डेक्सो भी एक तरह का कप सिरप। अगर हम दर्शकों को सही सरल शब्दों में आप इसको सिर्फ कप सिरप समझिए, प्रोपिलाइन ग्लाइकोल मिलाते हैं सॉल्वेंट। आप सिर्फ कप सिरप के तौर पे चलिए, जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की आप बात कर रहे हैं नहीं, सॉल्वेंट के जो मेडिसिनल ग्रेड है वो प्रोपिलाइन, वो मेडिसिनल ग्रेड है और उसकी एक मात्रा निश्चित है 5% से कम। ठीक है, यहाँ पर जो डीजी और ईजी मिले हैं वो 48% मिले। आपको सोचिए कि कितना जहर भरा गया है उसके अंदर। और ये खाली कोल्ड ड्रिंक्स की बात नहीं है, सारे कप सिरप की बात है। जहाँ भी क्वालिटी कंट्रोल की बात नहीं है, जहाँ सरकारी सप्लाई की बात है, जहाँ पर कॉस्ट कटिंग की बात है, जहाँ पर किसी भी तरह से आपको पैसा कमाना है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है कि बड़े अधिकारियों को पैसा देना है, मंत्रियों को पैसा देना है, स्वास्थ्य मंत्री को पैसा देना है, सबको पैसा देना है, तो अल्टीमेटली वो निर्माता जो है कॉस्ट कटिंग करता चला जाता है तो और उसके नुकसान हमारे गरीब जनता भुगतती है। अभी आप अभी बात कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट की, तमिलनाडु सरकार ने रोक लगाई, आज मध्य प्रदेश सरकार ने भी उस पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने तो बहुत ही आपाधापी में ये निर्णय ले लिया कि इसमें जो है डीजी या ईजी जो है वो उसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये उन्होंने कैसे कर दिया? क्या राजेश जी, यहाँ बहुत सीधा सा खेल है। पहले तो मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि डीजी और ईजी सैंपल्स की जितनी भी कलेक्शन हुई है वो सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में हुई है। कलेक्टर छिंदवाड़ा ने सिर्फ छिंदवाड़ा के लिए उसके ऊपर रोक लगाई है, बाकी सब जगहों पर ये धड़ल्ले से बिक रहा है। और जितने भी सैंपल भेजे गए हैं, मैं समझता हूँ वो सैंपल सारे वो भेजे गए हैं जो परंपराओं का पालन करते हुए वाले सैंपल हैं। फर्जी सैंपल कहीं से भी कोई कलेक्ट करके नहीं भेजे गए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए यहाँ पर बहुत सख्ती से इस बात को समझने की ज़रूरत है कि क्या हम उन सैंपल्स को, जो सैंपल्स मरीजों को दिए गए, जो मरीजों के पास पूरे कंज्यूम तो नहीं हुए होंगे, उन मरीजों के पास बचे हुए होंगे, किसी भी शीशी में से 2 चम्मच गया होगा, किसी में से 1 चम्मच गया होगा, उन सैंपल्स को कलेक्ट करिए, वो असली टारगेट हैं। उन सैंपल्स की जांच कराइए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर मैं फिर जैसे कह रहा हूं कि इन बातों पर दुनिया की कोई भी संस्था भारत की भ्रष्ट संस्थाओं के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती। अभी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट फेडरल एजेंसी USFDA जिसको हम कहते हैं वो होता,
कभी 2 मिनट में वो कंपनी इतने करोड़ों के भुगतान पे खड़ी होती कि वो कंगाल हो जाती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि 1500 रुपये के सर्टिफिकेट में ओवर द काउंटर ड्रग बनाने का सर्टिफिकेट मिलता है। और मेरे देश का भ्रष्ट सिस्टम हर हफ्ता वसूली कर उन संस्थाओं को, उन दवाओं को, उन नेताओं, मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों के जरिए पूरे देश में बेचता है। उनको गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। गरीब जनता मरे, उसकी जेब से कुछ भी जाए, उसको कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों से। और लीपा पोती की पराकाष्ठा आप देख लीजिए। जो आपने कहा कि केंद्र सरकार, मैं फिर कहता हूँ मेरी जानकारी के अनुसार ये केंद्र सरकार ने ये भ्रष्ट सिस्टम जो मध्य प्रदेश में व्याप्त है, उसने इन चीज़ों को जग जाहिर किया है कि हमें इसमें कोई कंपोनेंट नहीं मिला है। जब आप उसकी जांच ही नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट की, जिन मरीजों ने उसको इस्तेमाल किया, तो आपको कंपोनेंट मिलेगा कहाँ से? देखिए, आपसे हम चर्चा कर रहे थे बड़े गंभीर विषय पर। कफ सिरप का तो इस्तेमाल आप जैसा कि जानते हैं कि 2 साल से 5 साल के बच्चों के लिए अवॉइड करने को कहा जाता है, और 2 साल के बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता, और 5 साल के बच्चों तक को नहीं देना चाहिए। और उसके ऊपर की उम्र के लोगों को भी कफ सिरप जो है डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो जो है मेडिकल स्टोर पे आप जाइए और कफ सिरप ले आइए। कई मैंने हज़ारों लाखों लोग, युवा ऐसे हैं जो कि शराब की जो कीमत है वो अदा नहीं कर पाते, तो उसके एवज में वो कफ सिरप नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है, ये खिलवाड़ जो हो रही है देश की सेहत के साथ में, इस पर कैसे पाबंदी लगे आपके हिसाब से? क्या देखिए बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहले तो जिसने भी इंडस्ट्रियल यूज के ग्लाइकोल सॉल्वेंट यूज किए उसको फांसी पे टांगने की व्यवस्था करो। जब आपको अलाउड ही नहीं था तो आपने मिलाया क्यों? नंबर 1। दूसरी बात, अगर आपके देश में आपका भ्रष्ट सिस्टम उन चीज़ों को लागू करवा रहा है, खरीद रहा है, बेचने दे रहा है उन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को, राजेश जी, ये 1990 से लगातार ये खेल चल रहा है और लगातार कफ सिरप से मौतें हो रही हैं। हर साल लीपापोती होती है। ये कैसे संभव है आप समझने की कोशिश अब ये जानकारी सामने आई कि जयपुर में जहाँ इसके पहले 3 बच्चे मारे गए थे, वहाँ पर तो आप जो अपने जो डाइलिथिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसकी जगह प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, यानी यह कहना चाहिए कि वो कच्चा जला हुआ तेल, बिल्कुल वो इस्तेमाल में किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने फिर कहा आपसे कि भ्रष्ट तंत्र ने आपके सिस्टम में एक दवा निर्माण से लेकर दवा डिस्ट्रीब्यूशन तक 90% माहौल रिश्वत में खींच लिया। अब 10% में दवा निर्माता क्या देगा आपको? वो आपको सिर्फ जहर देने वाला है। जब तक ये सख्ती नहीं होगी, जब तक इन चीज़ों को हम अमेरिकन यूएस FDA सिस्टम के तौर पर सख्ती से लागू नहीं करेंगे, जब तक हम घर घर गली गली में बिकने वाली, बनने वाली दवाइयों पर रोक नहीं लगाएंगे। अभी तो मैं यहाँ तक बार बार सबसे कहता हूँ कि बड़े बड़े अस्पतालों में जहाँ पर थोक खपत है किसी भी दवा की, उसको दवा निर्माता कंपनियां जो फर्जी हैं, जो नकली दवाइयां बनाती हैं, वो लगातार उन दवाइयों के प्रोडक्ट, दवा की जो अस्पताल हैं, दुकानें हैं, उनके हिसाब से नए ब्रांड में देने को तैयार हैं। 1500 रुपये में ब्रांड रजिस्टर हो जाता है, वो उस ब्रांड में देने को तैयार हैं, जिसमें कीमत भी उस अस्पताल के हिसाब से लगेगी कि 100 रुपये का इंजेक्शन है तो 5000 रुपये की कीमत लग सकती है उसके ऊपर। ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। मैं नहीं समझता कि इसमें किसी सरकारी संस्था को बताने की जरूरत है। सवाल इस चीज़ से उठता है कि जब ये सब कुछ चल रहा है तो मेरा एक सवाल ये जरूर उठता है कि जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनकी लैब्स हैं, क्या वो इतनी कॉम्पिटेंट हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को पड़ताल कर सके, या उनकी और अपग्रेडेशन की गुंजाइश है? नहीं, मेरा ये मानना है कि जब आप 5000 ब्रांड्स को परमिशन देने की कुवत रखते हो अपने ऑफिस में बैठ के पैसा लेके छपाई करने देने के लिए, कि हर दूसरे दिन आपका ब्रांड नकली तैयार हो जाता है और आप उसको परमिशन देते हो किसी भी तरह से, किसी भी नियम कानून के तहत। जैसे मैंने रेमडेसिविर का उदाहरण दिया, जो मेरे हिसाब से ज्वलंत उदाहरण है कि रेमडेसिविर कैसे सक्षम हुआ अपने OTC के लेवल को पाने के लिए। तो हम इसलिए कफ सिरप की बात कर रहे हैं कि कफ सिरप तो सारे OTC में आते हैं। यहाँ कफ सिरप के अंदर बहुत सीधी सी बात है कि क्लोरोफॉर्म की मात्रा, एल्कोहल की मात्रा, सॉल्वेंट्स की मात्रा, इनके ऊपर बहुत तगड़े अंकुश लगाए जाने चाहिए थे। पर जैसे आपने कहा, मैं फिर कहता हूँ कि फ्राइडे कफ सिरप बहुत तगड़े तौर पे बिकता था। जब हमारे यहाँ फ्राइडे शराब का बैन दिवस होता था, जिसको हम कहें कि ऑफ, दुकानें बंद होती थी फ्राइडे को,
तो फ्राइडे कफ सिरप के नाम पे तो दुनिया भर में हिंदुस्तान फेमस था। उसी तरह से सारी नकली केमिकल जिनको आज हमारे देश की युवा पीढ़ी नशा करते हुए हर चौराहे पे दिख जाएगी, आपको सारे केमिकल सूंघते हुए दिख जाएगी। ये कैसे परमिट हो सकते हैं, कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? वो ड्रग्स की बात तो बहुत आगे की हो गई, लेकिन ये तो बहुत सुलभ है। यहाँ जो ड्रग हर मेडिकल स्टोर पर सुलभ है। जो ड्रग एजेंसियां हैं, जो ड्रग की कंपनियां हैं, इनके ऊपर हमको ये देखना होगा। जो जांच एजेंसी है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है? कॉम्पिटेंट पूरी तरह से है, लेकिन मैं क्यों जांच करूं? मुझे सिर्फ हफ्ता वसूली करना है, मुझे सिर्फ पैसा लेना जानना है। चाह रहा हूँ कि वो जांच एजेंसी कॉम्पिटेंट है तो पर डे उनकी क्षमता कितनी जांच करने की है, वो उसके हिसाब से उसकी जरूरत के हिसाब से तैयार है। कितनी भी हो, पर आप मुझे ये बताइए कि 8 रैंडम सैंपलिंग आज तक आपने कहाँ देखी किसी ड्रग की? जब कोई दवा कंपनी शोर मचाती है, स्थापित दवा कंपनी शोर मचाती है कि दिल्ली में हमारे नकली प्रोडक्ट बिक रहे हैं, आज हमारे यहाँ किसी भी दवा की रजिस्ट्री नहीं है, किसी भी बीमारी की रजिस्ट्री नहीं है कि हमने आज एक कैंसर का मरीज देखा तो वो रजिस्टर हो जाना चाहिए और पूरे हमारे आंकड़ों में जाना चाहिए। आज हमने एक एंटीबायोटिक लिखा तो वो रजिस्टर हो जाना चाहिए, वो पूरे आंकड़ों में जाना चाहिए कि कितने एक्स कंपनी के एंटीबायोटिक बिके। ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि एक्स कंपनी ने बनाए 100 थे और 1 लाख बिक गए, तो ये 99,900 कहाँ से आए? इसी तरह से कफ सिरप की बात होना चाहिए कि जब हमने आपको कहा कि आप इंडस्ट्रियल ग्रेड नहीं मिला सकते, तो जिसने मिलाया उसको एक बार फांसी टांगिए तो सही, रोक लगेगी। लेकिन ये रोक तो लग नहीं रही। मित्रों, कुल मिलाकर मेरे कहने का आशय ये कि बात कफ सिरप से शुरू हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिलसिला बहुत लंबा है और जो दवाएं मेडिकल स्टोर से बिक रही हैं उनको लेकर अब बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, सख्त अनुसंधान की ज़रूरत है और आधुनिकतम लैब्स की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत अच्छा मैन पावर भी चाहिए। आजकल ऑटोमेटेड मशीनें भी आ गई हैं, तो इन सब के लिए सरकारों के लिए भी एक दरकार है कि वो इसके लिए प्रॉपर फंडिंग करे और ऐसी टेस्टिंग लैब बनाए क्योंकि मानव रहे तो, जिसमें कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश जिसकी डॉक्टर बार बार बात कर रहे हैं, तो अगर ये ऐसा होता है और उसके रिजल्ट आते हैं तो देश की सेहत के साथ में खिलवाड़ जो हो रही है उस पर रोक लगेगी। बहरहाल इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देंगे और डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत नमस्कार, आप इस चर्चा में शामिल हुए, धन्यवाद।